नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हमारे साथ बलवीर सिंह शेखावत जो सतनाली वाले बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको पता ही होगा कि एक आकोदा और धनौंदा का दहेज का मामला चला था और जिसमें इन्होंने पैरवी की थी उस केस को लेकर के। तो हमारे साथ बाबूजी बने हुए हैं वकील साहब, उनसे हम काफ़ी जानकारियाँ साझा करेंगे कि ये जो इसमें काफ़ी मामला हाईलाइट हुआ और जैसे इनको बेल मिल जाती है, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसको सुबह पकड़ा और शाम को बेल हो गई। तो वो कैसे हो पाया? तो हमारे साथ BS शेखावत हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूजी बताइए, जैसे आपने इस केस की पैरवी की, तो सर ये कैसे मतलब आपने इसको हैंडल किया? सैनी साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं MGN चैनल की तरफ से। और कल जो है ये 3 मुलजिम थे, एक सोनू था, एक उसकी मदर थी, एक फादर कालू राम थे। तीनों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर के पेश किया था श्री सोनलाल जी मलिक की कोर्ट के अंदर। शाम के लगभग 3 बजे के लगभग उनको पेश किया था। इस केस के अंदर धारा 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की लगी हुई थी और धारा 406, 506, 509 IPC की धारा लगी हुई थी। तो मैंने जब आर्गूमेंट करी बेल के मैटर के अंदर, तो जो धाराएं हैं वो बनती नहीं है, उसके लिए आर्गूमेंट किया था मैंने। सबसे पहले मेरी आर्गूमेंट थी धारा 3 और 4 के लिए, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत लगी हुई थी। तो इस केस के अंदर लड़की की शादी नहीं हुई थी। शादी से पहले जो लगन के बाद में डिस्प्यूट पैदा हो गया था। तो मैंने यही बात की कि जब तक ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की डेफिनेशन के अंदर दुल्हा और दुल्हन नहीं आ जाते हैं, तब तक ये जो धाराएं उसके ऊपर केस में लागू नहीं होती, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी। सिर्फ 7 फेरे लेने के बाद में जो शादी मानी जाती है। जबकि फिर जो दूसरी जो धाराएं थी वो 406 IPC की थी, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस था। इसी तरह 506 भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस था। तो उसके लिए मेरी आर्गूमेंट थी कि जो भी डावरी आर्टिकल्स वधू पक्ष के जो परिवार के आदमी थे वो ट्रक वगैरह भर के अंदर उसके अंदर सामान ले जा करके लड़के वालों को दे करके आए थे, इंटरेस्ट करके आए थे। तो धारा 406 जब ही लागू होती है जब उसके अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाए। तो वो खुद सौंप के आए थे, एज इट इज सामान खुद लड़के वाले ला करके ट्रक भर करके पुलिस के अंदर पेश कर दिया था। तो उस केस में कोई रिकवरी बकाया नहीं थी, और क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं था तो 406 भी मेड आउट नहीं होता था। फिर तीसरी धारा थी IPC की 506 IPC। 506 IPC के अंदर FIR को वर्बिटल पढ़ लेते हैं, तब भी एक सिंगल वर्ड नहीं था जिसमें 506 का जान से मारने की धमकी का कोई शब्द लिखा हुआ हो। इसी तरह धारा 509 वहीं लागू होती है जहाँ किसी औरत को टेलीफोन के माध्यम से गालियाँ दी जाती हैं, अश्लील बातें की जाती हैं, अश्लील इशारे किए जाते हैं। जबकि इस केस के अंदर वर्बिटल पूरी FIR को पढ़ ले तब भी इस तरह के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। इसलिए मेरी आर्गूमेंट को जज साहब ने वाजिब मानते हुए, कोई रिकवरी ना दे पेंडिंग होते हुए, कोई मुलजिम की अरेस्ट पेंडिंग नहीं होते हुए, और केस अपने ट्रायल यहीं का है। पुलिस ने एक एप्लीकेशन लगाई कि वॉइस सैंपल लिया जाए। उसके लिए मैंने एंडोर्समेंट करवा करके उनकी स्वीकृति दिवा दी कि पुलिस जब भी हमें कॉल करेगी हम वापस आ जाएंगे। इसलिए कोई बेल रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था। इसलिए जज साहब ने अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करते हुए बेल ग्रांट कर दी। बाबूजी एक बात और बताइए हमें, जैसे उनके जो लड़की पक्ष के जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि जैसे हम स्टार्टिंग से जैसे जो खर्चा लगा था, हम ये मानते हैं कि जैसे जो रिश्ता होता है, जब सगाई होती है उस टाइम जब उन्होंने जो बता रहे हैं कि 1.5 लाख के समथिंग हमने वहाँ खर्चा लगाया, और उसके बाद जैसे 17-18 लाख के समथिंग अभी भी उन्होंने एक लिस्ट बना के पेश की है, पुलिस वालों को दी हुई है कि इतना खर्चा हमारा लग गया। तो सर वो रिकवरी भी इसमें क्या इंक्लूड हुई होगी? उसके लिए सिविल नेचर का डिस्प्यूट बनता है। वो रिकवरी सूट फाइल करें, अपनी साबित करें कि जो डाउरी आर्टिकल उन्होंने दिया था वो इतनी कीमत का था या नहीं था। डाउरी आर्टिकल तो वापस एज इट इज ही वापस दे दिया। बाकी जो उनका जो खर्चा हुआ है उसके लिए उनकी सिविल रेमेडी बनती है। क्रिमिनल कोई ऑफेंस नहीं होता, और नई कोर्ट उसको कंपेल कर सकती कोई सामान देने के लिए, पैसे धन वगैरह देने के लिए। वो तो जो धाराएं जो लगवाई थी उसके अनुसार से जितने भी सेक्स उनके आर्टिकल थे सभी वापस कर दिए थे। तो इसलिए कोई बैलेंस ही बकाया नहीं था। और जो भी यदि कोई एलेज भी करते हैं, पुलिस ने रिकवर नहीं किया, उसके पास उनकी एमिकस रेमेडी है, वो सिविल सूट फाइल करें। तो सर इसमें जैसे क्या रहेगा, जैसे अब ये केस तो निरंतर चलेगा, अब बेल मिल चुकी है, तो उसकी नौकरी पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, नौकरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरोप लगाए हैं और प्रिमा फेसाई आरोप को निराधार मानते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी सेम डे। इसलिए जो केस तो चलेगा, चार्ज लगेगा, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगी, क्या एविडेंस आती है क्या नहीं आती है वो तो बाद की चीज़ें हैं। इसलिए उनको सजा बरी के ऊपर आज कुछ नहीं कहा जा सकता। एविडेंस जिस तरह की आएगी उसी हिसाब से कोर्ट अपना फैसला करेगी। थैंक यू बाबू।
तो ये हमारे साथ BS शेखावत बाबूजी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने जैसे बताया कि अनेक धाराएं उन पे लगी, 406, 506 और 509, और इन पे जैसे कुछ प्रूफ उनके खिलाफ जैसे साबित नहीं होता, जिसके चलते जैसे इनको बेल मिल गई, काफ़ी आसानी से बेल मिल गई। तो अब ये देखना है कि आगे किस तरह से वो प्रूफ कर पाते हैं उस चीज़ को, या वो इन्होंने जो धारा लगवाई है उसको कैसे पेश कर पाते हैं कोर्ट में, वो आगे जो है चर्चा का विषय रहेगा। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।